हम प्रवाह के साथ बहते हैं कि अगर दिल में तमन्ना है कुछ करने की, जज्बा है कुछ करने की, तो शुरू कर दो। कि हम लोग सब एकेडमिशियंस हैं, हम लोग को कंपनी चलाना हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहता है ना, तो उसको बहुत दूर तक सोचने का ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ा स्वरूप उसका क्या होगा 10 साल के बाद, वो देखने सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप कूद जाओ उसके अंदर में। साइकोलॉजिकली बच्चे फ्रजाइल होते जा रहे हैं। बड़ों को तो पता नहीं होता है कि कहाँ जॉब मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। करियर काउंसलिंग के इतने बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं, लोग करते हैं। तो डर कर क्या रहना है कि मेरी जॉब चली जाए, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ट्यूशन्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बट हर किसी को वो पीवी सिंधु ही बनना है। हर किसी को नजरुद्दीन शाही बनना है। 15-16 साल की उम्र तक उसको करियर का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। हम सारे बेवकूफ़ हैं। ये जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े हज़ारों करोड़ वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो टीचिंग से तो उनको कोई बहस है ही नहीं। वो तो व्यापार करने के लिए हज़ारों करोड़ वाला टीच थोड़ा ही करता है, वो तो व्यापार करता है। भारत का नाम जिन इंजीनियर्स ने और जिन साइंटिस्ट ने आज दुनिया में ऊंचा किया हुआ है, अपना झंडा गड़ा हुआ है, अपना डंका बज रहा है, उसमें से आप ढूंढ करके देख लो कितने लोग जेई पास करके गए। ढूंढ के देख लो, आपको 1-2% भी ना मिले। ऐसा होता कि यूपीएससी करने से ही मुझे चांस मिलेगा कुछ सोसाइटी के लिए करने का, इसलिए मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो मेरा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। 5वीं 6ठी क्लास 10 साल तक की उम्र के बच्चों को तो कुछ पढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं है। उनको दुनिया दिखाओ। लर्निंग इज़ डिफरेंट, स्कोरिंग इज़ डिफरेंट। हम फेल हो गए, मेरे पिताजी ने कहा कैसा स्कूल है, बच्चे को फेल करता है, मेरे बच्चे को फेल करता है, स्कूल बदल दो। सबसे लास्ट में कैलकुलस आया। द प्रिटी प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स, वो सबसे प्यारा बच्चा है, वो सबसे प्यारा बच्चा है। क्या हम अपने स्कूल फिज़िक्स टीचर्स को, रेगुलर स्कूल फिज़िक्स टीचर्स, पीजीटीज जो 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, क्या हम उनको जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लायक कॉम्पिटेंट बना सकते हैं? पटना साइंस कॉलेज का वो रुतबा था। साइंस कॉलेज से बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं? शुरू वाला सारा गणित भारत में ही हुआ है, दुनिया में यहीं से गया है। अगर कोई चीज़ सिलेबस में नहीं है लेकिन ज़िंदगी में है, तो मेरी किताब में भी रहेगी। आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपको कितनी हिंदी आती है, आपने कितना लिटरेचर पढ़ा है? थैंक यू सो मच सर, आप स्टोरी बार पे आए और बहुत बड़ा ऑनर है टू हैव यू हियर विथ मी टुडे। थैंक यू वेरी मच। जब आपको पद्मश्री मिला था, जिस कोने में भी हम लोग बैठे होंगे, सबने चीयर किया था उसके लिए। फेल्ट लाइक अ पर्सनल विक्ट्री। आपको कैसा फील हुआ था? पद्मश्री मिलने पे तो कुछ फील नहीं हुआ था, ओके, लेकिन वो जो चीयर था ना जगह जगह वाला, यस, दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। पद्मश्री में का क्या है, अवार्ड वगैरह का तो कोई, आपने देखा होगा ना, मैंने बाहर में जो मेरा नाम लिखा हुआ है उसके साथ कोई पद्मश्री नहीं है। राइट। यहाँ इतनी सारी फोटो लगी हैं, लेकिन राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगी है मेरे को वो देते हुए। राइट। वो मैं अपने को सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहता। अगर मैं बताऊं कि मैं पद्मश्री हूँ, देखो मेरा राष्ट्रपति के साथ में ये फ़ोटो है, वो फ़ोटो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी से अपने को उठा रहा हूँ। गैप नहीं करना है, वो गैप नहीं करना है, उसके अंदर में रहना है, उसके साथ में रहना है। तो उनका अवार्ड लेते समय भी, या जब घोषणा हुई मेरे नाम को, पहली बार मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी है, तो उस समय में कोई हलचल नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं था। बट यस, जब फ़ोन पर फ़ोन बधाइयाँ और नॉर्मल बधाइयाँ तो खैर ऐसे देना तो फॉर्मेलिटी में भी दी जाती हैं, लेकिन कई बार लोग मुझको फ़ोन पर बधाई देते समय में दे स्टार्टेड क्राइंग। आंसू निकल रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो इतने भावातीत में वो आ गए थे। वो चीज़ें हैं जो कि मेरा अवार्ड है, वो चीज़ें वो मेरा अवार्ड है। वो जब मैं देखता हूँ तो पता चलता हाँ ये मेरा अवार्ड है। आपकी जर्नी
शिक्षा सोपान के साथ कैसी रही है? देखिए, शिक्षा सोपान मुख्यतः 2001 में आइडिया कंसीव किया गया था और मैं उसमें नहीं था उन कंसीव करने वालों में। और कुछ स्टूडेंट्स थे बेसिकली अपने 4th ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो पास करके जाने वाले थे, अंतिम फाइनल ईयर में थे। तो उन लोगों ने ये सोचा, ये चाहा कि उनकी जो 4 साल की यहाँ की यात्रा रही उसके अंदर में उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ एक अलग दुनिया बन जाती है। आईआईटी कानपुर के अंदर जब आते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सड़कें एकदम चकाचक होती हैं, बिजली कभी नहीं कटती है, ये होता है, तरह तरह के क्लब्स हैं, तरह तरह के ये हैं, फिर लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, पढ़ाई है, सब कुछ है। लेकिन वहीं अगर हम अपने कैंपस के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है और वो पॉपुलेशन हमें सपोर्ट भी करता है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा जब इस्टेब्लिशमेंट होता है तो बहुत सारा डोमेस्टिक असिस्टेंस चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है, तो वो वही पॉपुलेशन हमें सपोर्ट करता है, उसी क्या बल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं। उस समय उन्होंने पाया कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं और उनकी परिस्थितियों को कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं है कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और ये हो रहे हैं और इधर हम उछल कूद मचा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इन सब विचारों के साथ इन लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर हमारे जो कुछ सामाजिक रूप से ज़्यादा जागरूक लोग यहाँ कैंपस में रहते थे, केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक थे, तो उनके परिवार यहीं कैंपस के अंदर ही क्वार्टर था, तो उसके अंदर में वो रहते थे और पढ़ाई करते थे अपनी CSGM यूनिवर्सिटी के अंदर में। ह्यूमैनिटीज़ में साधारणतः थे वो, हिंदी लिटरेचर में उनका ज़्यादा दखल था, लेकिन कैंपस में रहते थे तो कैंपस के जो छात्र है, ये है कम्युनिटी है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, वो भी उसके अंदर में शामिल हुए। ये सब मिला जुला करके लोगों ने 2001 में इसकी स्थापना करी कि हमारे IIT कानपुर के स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वो लेकर के गांव में जाए, वहाँ पर उनके घरों में जाके दरी पे, चटाई के ऊपर, पटरे के ऊपर बैठें, उनके बच्चों को देखें, उनसे बातें करें, अनुभव करें। ये भी एक सोच थी कि यही IIT के स्टूडेंट्स बाद में कहीं ना कहीं पर ऊंचे स्थान पर जाएंगे तो फिर वो देश के लिए जब योजनाएं बनाएंगे और काम करेंगे, उनको पता तो होना चाहिए कि देश में होता क्या है। और अपने गांव को छोड़ करके यहाँ आने के बाद वो अपना गांव तो भूल जाता है, तो वो डिसकंटिन्यूटी नहीं हो बीच में। ये सब लेकर के इसकी स्थापना हुई। और कुछ साल के बाद इसकी, हालांकि मेरे को शुरू से उन लोगों ने, उस कोर टीम ने मेरे को शुरू से कंसल्टेशन मेरे से करते रहे। कुछ साल के बाद, 3-4 साल के बाद फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे डायरेक्टली काम करना चाहिए इसके साथ में, उन लोगों का भी आग्रह था। तो ऐसे करके मैंने इसके अंदर में एंट्री ली। वो तो अपना काम करके चले गए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, कितने महीने उनको रहना ही था। लेकिन उनकी बनाई संस्था जो है वो उनके जाने के कारण से रुकी नहीं और बैच दर बैच नए लोग उसमें IIT कानपुर से भी जुड़ते रहे। ये जो जहाँ हम रहते हैं, ये क्षेत्र IIT के ठीक बाहर है, तो इसी सब के लिए ये सब हुआ ही था। तो यहाँ के भी जो कुछ तरुण कार्यकर्ता थे, आपके अमित जी उसमें से एक हैं, तो ऐसे ऐसे जो लोग थे सोशली सेंसिटिव, तो यहाँ के लोकल लोगों का भी उसके अंदर में समर्थन मिला। ऐसा ऐसा करके फिर वो बढ़ता गया, फिर नई नई चीज़ें होती गई। ऐसे करके आज इस स्थिति में पहुँचे। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग बहुत रफ एंड टफ बड़े हुए हैं। आपको लगता है आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं? अभी भी सोसाइटी के अंदर में 2 प्रकार के लोग तो हैं ही, एक जो हैव्स वाले और एक हैव नॉट वाले। तो वो हैव नॉट वालों का तो कोई समस्या नहीं है। और जो हैव्स वाले हैं, मैं कहता हूँ उन बेचारों की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है। इनके घर में 2-2 कारें पड़ी हैं, इतने सारे TV हर कमरे में, AC लगा हुआ है, ये इतनी ख़राब इनकी आर्थिक स्थिति है। इनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे? उल्टा है वो जो रफ एंड टाइप वाली है ना, वो ज़िंदगी के साथ जोड़ती है, दुनिया के साथ जोड़ती है, हमें समस्याओं से जूझने की शक्ति देती है, हमारे हेल्थ को स्टडी बनाती है, हमारे विचारों को पक्का करती है। हम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मारा पीटी भी करते हैं, एक दूसरे का सिर भी फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बाद में वो हमारी समझ बढ़ती है उसमें से।
तो ये जो कंट्रोल्ड और पेरेंट्स समझते हैं, पेरेंट्स भी शायद समझते हैं कि बच्चा तो उसका तो अपने कुछ पता ही नहीं है, उसको तो अबोध है, हम अनुभवी है, हमने प्रोजेक्ट है वो। दुनिया देखी है हमने, तो हम इसका अच्छा बुरा हम जानते हैं, कैसे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह की सोसाइटी है। अभी भी बहुत हमारे यहाँ ये जो इलाका है बड़ा रफ टफ इलाका है। हमारे यहाँ तो बच्चे सब ऐसे घूमने वाले मिलेंगे आपको, तो ऐसा है। और इसी अब ये पेरेंट्स को दो तरह, उसमें भी जो बहुत केयर कर रहे हैं अपने बच्चों, उसमें भी दो वैरायटीज़ है। अब एक वैरायटी है जो उनके साथ समय बिताती है, कंट्रोल उनका होगा, पाथ वो तय करेंगे, बच्चा के यही करना है, ऐसा ही करना है, उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं जुटाएंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन समय बिता रहे हैं उनके साथ। दूसरा है वो जो समय भी नहीं बिता रहे, लेकिन उनको चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए, तो फिर वो किसी को ट्यूटर लगाएंगे, किसी को ये करेंगे, किसी को वो करेंगे, इस क्लब में उसका एडमिशन करा देंगे, उस क्लब में एडमिशन करा देंगे, यहाँ ये सीखेगा, यहाँ वो सीखेगा। वो सबसे ख़तरनाक और सबसे जो जिसके प्रभाव अच्छे नहीं होंगे वो वर्क होता है। पेरेंट्स समय भी नहीं लगा रहे हैं, कंट्रोल भी रख रहे हैं, उसको आज़ाद भी नहीं छोड़ रहे हैं और उसको अपने अनुसार चला भी नहीं रहे हैं। अपने अनुसार चलाना भी अच्छी बात नहीं है, उसको भी छोड़ देना चाहिए, अपना पाथ खुद चूज़ करो। इसके कारण से क्या हो रहा है ना, ये जो साइकोलॉजिकली बच्चे फ्रजाइल होते जा रहे हैं, चैलेंजेस आते हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसमें घबरा जाते हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं। इतना जो आप सुनते हो कि IITs के अंदर में सुसाइड हो गया, तो कोटा के अंदर में वो हो गया, तो फलाने के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए, स्कूल वाले बच्चे 10वीं 11वीं 9वीं की परीक्षा दे करके आने के बाद अपने घर में लटक जाते हैं और कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स को चाहिए कि वो नज़र ज़रूर रखें, बच्चा कुछ गलत रास्ते पर न बह के कुछ ऐसा काम न करे जिससे कि उसकी आदतें ख़राब हों, उसको किसी चीज़ की लत लग जाए, किसी चीज़ का एडिक्शन हो, किसी चीज़ में वो नहीं होना चाहिए। बट उसके बाद उसको पूरी आज़ादी बच्चे को होनी चाहिए कि वो दुनिया को खुद से देखे, स्ट्रगल करे उसके अंदर में। स्कूल भाई काहे को एक ड्राइवर बैठ कर के, पीछे में एक बच्चा बैठा है, एक ड्राइवर लेकर के स्कूल की बस अगर आ रही है तो बस से जाना है, बस से नहीं, 2-3 किलोमीटर पर है तो पैदल ही भेजो उसको, साइकिल से भेजो उसको। तो ये सब पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। फिर एक जो है कि जॉब सिक्योरिटी, एक दूसरा बड़ा सेक्शन ये है कि वो अपने बच्चों के लिए जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं। तो उसके लिए फिर उनका होता है कि इसको इसमें जॉब मिलेगा, यही अरे बड़ों को तो पता नहीं होता है कि कहाँ जॉब मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। करियर काउंसलिंग के इतने बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं, लोग करते हैं, और हर पेरेंट समझता है कि मुझको मालूम है कि मेरा बच्चा IAS बनेगा। यही करना है उसको, यही करना है, इसी से उसका जॉब सिक्योर होगा वो। तो सिक्योरिटी की अपने भारत में बड़ी एक समस्या है कि लोगों को हमेशा डर बना रहता है। काहे को डरना है हमें यार, जब आ जाएगा तो देखेंगे ना। तो डर कर क्या रहना है कि हमारी जॉब चली जाए, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ट्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम। ट्यूशन जो पेरेंट्स जो बच्चों को अच्छे मार्क्स आए, उनको आदत पड़े पढ़ने की, उनको आदत पड़े इम्तहान देने की, कंपटीशन करने की, दूसरों से आगे बढ़ने की, ये सोच करके वो एक्स्ट्रा स्कूल के बाद कोचिंग लगाते हैं। वो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने बच्चों का, इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो उनके मन के अंदर में भावनाएं भरी जा रही हैं कि तुमसे अकेले से कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें और भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, और भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। बहुत तरह की समस्याएं हैं पेरेंट्स के साथ में, लेकिन किसी को करना चाहिए, उनसे भी बातचीत करते होंगे ही लोग। कोचिंग फैक्ट्रीज जिनको हम बोलते हैं, और एक टीचर दूर से ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, बट एट टाइम्स दे ऑल्सो फील हेल्पलेस। वो उनको पता है कि मेरा स्कूल 4 बजे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ये बच्चा तुरंत ऑटो बस पकड़ के किसी और कोचिंग सेंटर जाने वाला है जहाँ पे वो रात के 10 बजे तक होगा, और वो ना स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ना कोचिंग में कुछ रिजल्ट आ पा रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को स्पेशली? आजकल कोचिंग सिर्फ
मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए नहीं रह गई है। पियानो क्लासेस, हारमोनियम क्लासेस, जो एक फ़न, आपका एक हॉबी होना चाहिए, वो एक सीरियस एक्टिविटी बन गया है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट इन एवरी सिंगल थिंग दे डू। एक तो बहुत क्लियर बात है कि दुनिया के बहुत सारे पहलू हैं और जीवन जो है वो एक सीधी रेखा पर चलने वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो दुनिया का एक्सपीरियंस होना, दुनिया के विभिन्न पहलुओं का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति उतना फिट रहेगा दुनिया के लिए। और उसको एक लकीर के ऊपर हम जितना चलाने की कोशिश करेंगे, उसको पता नहीं होगा कि और बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो हमसे कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, उनको ये भी पता नहीं होगा। तो वैसी हालत में वो कभी भी किसी भी ट्रैप के अंदर में वो फंसे और उसके वहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये जो कोचिंग का मामला है, आप जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ का कोचिंग है, और जो फन एक्टिविटी ठीक है, वो स्किल भी है, उसमें आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ करा रहे हो, बट हर किसी को वो पीवी सिंधु ही बनना है। हर किसी को नजरुद्दीन शाह ही बनना है। ये जो आ गया, और उसके बाद दुनिया के रियलिटी शोज, दुनिया के कंपटीशन, उनका बहुत ज़बरदस्त महिमा मंडन, और पूरी टीवी के ऊपर ऐसा वैसा। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको इतने सारे कंपटीशन की भावना उसके अंदर में, और अगर नहीं हो गया तो रोना शुरू, अगर हो गया तो बाकी सब हमसे बहुत ख़राब हैं। तो ये सारी जो चीज़ें एनॉर्मस चीज़ें हैं, ये अंत में उसके लिए अच्छी नहीं है, बच्चे के लिए वो अंत में अच्छी नहीं है। तो वो ऐसे ही है, उनको कहना यही है कि भाई उसमें आप सोचने की शक्ति अगर पैदा करते हो, given a particular situation, the boy can think, connect the things, दो अलग अलग तरह की चीज़ों को वो जोड़ करके देख सकता है, उसमें जो कॉमन है उसको दिखाई देता है, एक जगह का सॉल्यूशन दूसरी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, उसको दिखाई देता है। तो ऐसा सोचने की शक्तियाँ जो हैं, और अननोन परिस्थितियों में सोचने की चीज़ें, ये स्किल आने चाहिए। ये स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कि ये, प्लस हेल्थ। कैरियर का क्या है, देखो एक एज अप्रोप्रिएट चीज़ें होनी चाहिए। आप एक 15-16 साल की उम्र तक उसको कैरियर वेरियर का चक्कर होना ही नहीं चाहिए, उसको करने दो, जो मर्जी हो जो करने दो उसको। हाँ, बस ये ध्यान रखने का है कि कोई गलत रास्तों पर नहीं जाए। कैरियर का जो सवाल है जेईई मेडिकल, तो वो भी एक बहुत बड़े मिथ के अंदर में हम लोग जी रहे हैं। ये जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े हज़ारों करोड़ वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो टीचिंग से तो उनको कोई बहस है ही नहीं। वो तो व्यापार करने के लिए हज़ारों करोड़ वाला टीच थोड़ा ही करता है, वो तो व्यापार करता है। तो टीचर को तो कभी 1000 करोड़ पता ही नहीं होता है कि कितने जीरो लगेंगे उसके ऊपर। तो वो जो व्यापार करने वाले केंद्र हैं, जो कि इस कोचिंग के नाम के ऊपर, जेईई मेडिकल के नाम के ऊपर अपना व्यापार चला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा खतरा ये है। नंबर 1, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आप किसी भी बच्चे को इजी रूट नहीं पकड़ाना। अनएथिकल क्यों किया जाता है? एक इजी रूट पकड़ने के लिए किया जाता है कि हाँ, वह थोड़ा उल्टा पुल्टा काम किया, थोड़ी बेईमानी की, लेकिन कितने आराम से वो चल पड़े हम। तो वो है, तो अनएथिकल प्रैक्टिस से सही सारी कहानी शुरू होती है। डम्मी स्कूल, आप स्कूल वालों को पैसा देते रहिए, वो चल और रहा स्कूल जाएगा नहीं, जाना नहीं है, आप अपना कोचिंग में जाके पढ़िए, और यहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी बन रही है, आपके टर्म एग्जामिनेशंस के नंबर भी चढ़ रहे हैं, ये सब हो रहा है। वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस सारी चल रही हैं। फिर वहाँ कोचिंग के अंदर जा कर के भी बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी हमने कहीं गया था तो पता चला कि उनके स्कूल का बच्चा, और उसको फिर जी ने 3 करोड़ रुपए दिए, जेईई में 17 आया, उसको तो 3 करोड़ रुपए दिए। मेरी जो वार्ताएं होती हैं लोगों से, तो मेरा पहले मन में जो मेरे विचार आया, बिल्कुल गलत हो सकता है, मेरे मन में पहले विचार आया कि अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसे इसको पिट जी ने ऑफर किए।
ताकि वो बताए कि हाँ मैंने फिटजी से पढ़ाई करके 17 लाया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, खूब मज़े से हो रही हैं। कोई भी हाई रैंकर्स होता है तो पहले ही से पता होता है लोगों को कि अच्छा ये एक संभावना है, उन पर डोरे डाल कर रखना, फिर उनको वैसा करना वैसा करना, करोड़ों करोड़ों रुपए का गिफ्ट करना। तो तमाम प्रकार का प्रैक्टिसेस, एक तो वो आत्मा कमज़ोर हो रही है। जहाँ आप कोई भी बेईमानी करोगे आपकी आत्मा कमज़ोर होगी। तो उसको सिखा रहे हैं, शुरू से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उनकी आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं, उनका आत्मबल गिरा रहे हैं। तो एक वो समस्या है, हेल्थ की समस्या तो है। वो कहाँ जा रहे हैं, कब टेम्पो, कहाँ वो समोसा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं मेल का जवाब देकर, अभी बल्कि जवाब दिया भी नहीं, सेंड नहीं किया है मैंने। वो एक स्टूडेंट है, वो कह रही है कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया, कभी नंबरों के लिए नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स मैंने इतना एंजॉय किया, ऐसा किया वैसा किया। और जेई मेंस का रिज़ल्ट निकला तो 0.1% से परसेंटाइल से मेरा सिलेक्शन मेंस के अंदर में नहीं हुआ। ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने कहा देखो, भारत का नाम जिन इंजीनियर्स ने और जिन साइंटिस्ट ने आज दुनिया में ऊंचा किया हुआ है, अपना झंडा गड़ा हुआ है, अपना डंका बज रहा है, उसमें से आप ढूंढ करके देख लो कितने लोग जेई पास करके गए। ढूंढ के देख लो, आपको 1-2% भी ना मिले। तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं दिखा करके आपने पढ़ा, आपको मिल गया, उतना मिल गया आपको। अब तो फेल किया ही नहीं आपको तो मिल गया ना, जितना आपने मेहनत किया उतना सीख लिया आपने, तो आपकी तो पूंजी बढ़ गई वहाँ पे। करेक्ट। तो अब काहे का फेलियर? अगर वहाँ पे जेई में पास करते हो, जस्ट ए बोनस करते तो ठीक। और पास ही करके क्या कर लेंगे? जितने जो 50,000 बच्चे हर साल जाते हैं आईआईटी और एनआईटीज़ वगैरह मिला करके, वो 50,000 क्या करते, आगे क्या करते? उस 50,000 में तो 500 चीज़ें 1000 होंगे मुश्किल से जो कि कोई अच्छा बड़ा काम कर रहे, बाकी सब जो है वो फालतू का ही काम करते। तो ये चीज़ें जो है समाज में जानी चाहिए, ये चीज़ समाज को पता होनी चाहिए। सर सिमिलर सेंटिमेंट है यूपीएससी को लेके। एक एग्ज़ाम क्लियर करना एंड एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसा होता कि यूपीएससी करने से ही मुझे चांस मिलेगा कुछ सोसाइटी के लिए करने का, इसलिए मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो मेरा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। तो मुख्य रूप से जो एक इमेज है कि आईएएस होने का मतलब है कि समाज के अंदर में आप एक बहुत स्पेशल कैटेगरी के इंसान बन गए, एक ज़बरदस्त सम्मान, एक ज़बरदस्त वो। तो ये जो इमेज है कि आईएएस, अच्छा आईएएस है, उनका बेटा आईएएस है, मैं आईएएस हूँ, आगे में आईएएस लिखा हुआ है, उसके लिए करते हैं ना, उस समाज के लिए थोड़ी करते हैं। वो उसके लिए करते हैं कि ऐसा, हाँ ये है कि उनके पास चांसेस हैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का। लेकिन मैंने तो आईएएस वालों से खूब अच्छी तरह से सुन रखा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ही रहती हैं, उसको कोई यूटिलाइज़ नहीं करता है। और आप आईएएस के लोग कितने घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और कितने उल्टे पुल्टे काम करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर जितने मंत्रालय, जितने अपना एजुकेशन सिस्टम है उसका सेक्रेटरी कौन होगा भाई? तो कोई आईएएस होगा। एक अब तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में वाइस चांसलर, पटना जब मैंने छोड़ा था और यहाँ आया था तो कोई आईएएस थे वहाँ पर वाइस चांसलर। ओके, क्या समाज की सेवा करेंगे वो? अब हमने जब उनको बताया कि मैं आईआईटी कानपुर में एक ऐसी लैब इस्टेब्लिश कर रहा हूँ और जिस लैब के अंदर में कि बिहार के भी लोग और ये सब लोग जा कर के वहाँ रिसर्च कर पाएंगे, तो मेरे को आप ये दीजिए, क्या बोला जाता है, लीएन छुट्टी दीजिए, जिसमें कि मैं जाके वहाँ पे काम करूँ। 1 साल की छुट्टी मुझे इसके पहले वाले वाइस चांसलर ने दी थी और हमने यहाँ आकर के लैब इस्टेब्लिश की थी और उसमें मुजफ्फरपुर के और कहाँ के लोग आके रिसर्च करना शुरू किए थे। और हमने इनसे जब ये वाइस चांसलर बदले, हमने एक दरख्वास्त डाला कि हमें आप बढ़ा दीजिए, उसका लेन बढ़ा दीजिए। तो फिर उन्होंने पहले तो मना किया, फिर हमने कहा कि हम पर्सनली मीट करना चाहते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट लिया कि मिलकर समझाएंगे उनको। तो वो तो तस से मस न हुए, अरे जो करना है पटना में आपका अपॉइंटमेंट है, पटना यूनिवर्सिटी आपको सैलरी देती है, जो करना है पटना में कर रह के करो, बाहर कहीं नहीं जाना है, कानपुर कुछ नहीं। तो अब हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हमने रिज़ाइन किया वहाँ से।
मैंने रिज़ाइन किया। तो आईएएस जो है वो उनकी कॉम्पिटेंस कहीं और है, उनको आईएएस है तो लगता है कि वो भगवान हो गए। वो एजुकेशन में भी उन्हीं को बिठाएंगे, इसमें रेल मंत्रालय होगा, कुछ भी होगा तो उसमें आईएएस चाहिए। अब ठीक है, आईएएस के लिए एक लंबी ट्रेनिंग से आप गुजरे हैं, लेकिन मन के अंदर में भावनाएं अगर समाज के लिए स्ट्रॉन्ग हैं तभी कुछ वो बात बन सकती है। और बहुत सारे आईएएस तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई अकेले हम कैसे ईमानदार रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और सिस्टम के अंदर में हमें झुकना पड़ता है। हम नहीं करेंगे चोरी, लेकिन चोरी हो रही है, हम आँख के सामने हो रही है तो हो रही है, ऐसे है। तो किसी के लिए भी सोसाइटी के अंदर में ऐसा एक बना देना, महिमा मंडन करके और एक आभा मंडल उसके अराउंड आईएएस हो गए तो ये जेईई में पास कर गए तो उसका कितना बड़ा उसका ग्लोरी करते हैं। किसी को भी इस प्रकार से हाईलाइट करना ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी प्रोफेशन को, वो हमेशा नुकसानदेह है। वो हमारे बैंक के मैनेजर आए थे कोई मुझसे मिलने के लिए, कोई साल 2 साल हुआ होगा, तो उनका बच्चा अभी पता नहीं 3री-4री क्लास में पढ़ता है, और वो कहते हैं कि मैं ना इसको आईएएस लोगों के वीडियोस दिखाता हूँ ताकि ये ना इसको इंस्पिरेशन मिले कि हाँ हम भी ऐसे आईएएस बनेंगे। 3री-4री क्लास का। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इसको कैसे उसको वो करूँ, इंस्पायर करूँ ताकि बड़ा होकर के एक अच्छा आईएएस बने, ऐसा बने वैसे अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर में ये जो एक वो ग्रेडेशन करके रखा है ना, आईएएस है तो आईआईटी वाला है तो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। और जीवन की जो एक व्यापक स्वरूप है जीवन का, उसके जो इतने सारे फेसेस हैं जीवन के, उन सबको नहीं देख करके और एक एकाकी रास्ता अपनाना कोई मतलब उसका निकलता नहीं है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो 5वीं-6ठी क्लास 10 साल तक की उम्र के बच्चों को तो कुछ पढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं है। उनको दुनिया दिखाओ, खूब सारी दुनिया दिखाओ, भांति भांति की चीज़ उसको दिखाओ, उसको घुमाओ फिराओ, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, बैराज पे, गंगा बैराज पर ले जाओ, बैंक में ले जाओ, पोस्ट ऑफिस में ले जाओ, सब्जी मंडी में ले जाओ, घुमाओ इसको, दिखाओ दुनिया में क्या हो, क्या क्या हो रहा है, सब विभिन्न प्रकार के पहलुओं से का परिचय कराओ केवल। उसके बाद 10 साल के बाद सोचना कुछ कि कोई स्पेशलाइजेशन करना है या नहीं करना है या क्या करना है। और जितना खुद का दिमाग बच्चे का चलेगा, एक तो अच्छा एक इकोसिस्टम है, जिस तरह एक इकोसिस्टम होता है जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके और एक सिस्टम चलता है, ये उल्टा इकोसिस्टम है, एक दूसरे को सपोर्ट करके और ये भी उसको डुबाने में लगा है, वो भी डुबाने में लगा है, तो कौन कैसे किसको डुबाएगा, वो भी उसका भी एक इकोसिस्टम बन रखा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमारी आदतें ख़राब कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमें बेईमानी सिखा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मेरे में हीन भावना भर रहे हैं। बस जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग जा रहे हैं उसमें कितने लोग पास कर रहे हैं भाई? बच्चे वो के अंदर में हीन भावना आ रही है कि हमसे कुछ ना हुआ, हमसे कुछ ना हुआ, वो सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कोचिंग के अलावा उसका स्कूल है। अब स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि उस स्कूल के अंदर में साहब वहाँ भी क्या पढ़ाई होती है और क्या पढ़ाई नहीं होती है, वो भगवान मालिक है, उसका भी भगवान ही मालिक है। तो वो इसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये अपने स्कूल का स्तर गिरा के कोचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। कोचिंग वाले जो हैं वो बच्चों को उसका सारा दिमाग ख़राब करके स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम भी नीचे ही रहो, हम नीचे कर रहे हैं बच्चे लोग को। ये पूरा उल्टा इकोसिस्टम चल रहा है। तो अब उस तरह की समस्याएं इसी तरह से हर स्टेज के अंदर में, वो आईएएस का मामला हो, वो आपके आर्ट का मामला हो, आप जैसे आपने कहा है कि हारमोनियम भी सीखना है, पियानो भी सीखना है, तो फिर कंपटीशन करना है कि हमें वो बनना है, हमें वो बनना है, हमें वो बनना है। गली में हम लोग क्रिकेट खेल करके, फट्टा क्रिकेट खेल करके कितने खुश हुआ करते थे और कितना अपना विकास किया करते थे। अब तो एकेडमी में जाएंगे सारे के सारे क्रिकेट खेलने के लिए। टास्क बन गया है। हाँ, बड़ी गंभीर समस्या है। आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत मस्त बीता है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ आज
मेरे ऊपर वो बिल्कुल लागू हुआ था। 10 साल तक मैं स्कूल नहीं गया था। 10 साल की उम्र में पहली बार स्कूल में एंट्री मिली थी मुझे, तो उसके पहले दुनिया ही देख रहे थे हम। मेरी लर्निंग चल रही थी, क्योंकि जो एडमिशन्स होते थे, जब पहला एडमिशन जब मेरा हुआ 10 साल की उम्र में, पिताजी लेकर के गए स्कूल के अंदर में, तो परीक्षा होती थी। परीक्षा मतलब प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बुला करके कुछ इवैल्यूएट करते थे किस क्लास के लायक है। तो उन्होंने ही बताया कि 6ठी क्लास में एडमिशन करा दो इसका। तो 6ठी क्लास में हमारा एडमिशन हुआ। यानी उस पहले 10 साल के अंदर में बिना स्कूल गए हुए, बिना ट्यूशन किए हुए, बिना कोई आके मेरे को पढ़ा रहा है उसका भी बिना, मेरे घर के अंदर में लोग मुझको बिठा करके 1 घंटा पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, उसके भी बिना, मैं इतना सब कुछ सीख चुका था कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे 6ठी क्लास के लायक समझा और मैं गया 6ठी क्लास में। ये अलग बात है कि जानने के बाद मैं सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, हाँ आपकी तरह। वो ठीक है, वो हो गया मैं, क्योंकि मुझको सिस्टम पता नहीं था। लर्निंग इज़ डिफरेंट, स्कोरिंग इज़ डिफरेंट। एग्ज़ामिनेशन भी होते हैं, मुझे पता ही नहीं था, हम तो कभी बैठे ही नहीं थे। कोई प्रश्न पत्र नाम की चीज़ आएगी और कुछ कागज़ में लिखना बनेगा, ये सब पता नहीं था। तो वो सब चलता गया, हम फेल हो गए। मेरे पिताजी ने कहा कैसा स्कूल है, बच्चे को फेल करता, मेरे बच्चे को फेल करता है, स्कूल बदल दो। तो उन्होंने स्कूल बदल दिया। दूसरे स्कूल के अंदर में उसी तरह से प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बुलाते हैं, मेरा इवैल्यूएशन होता है। उनको पहले स्कूल का कुछ पता नहीं है और वो सब करके कहते हैं ये 7वीं के लायक है, इसको 7वीं में दे दो। तो यानी उस पीरियड में भी, जिसमें कि मेरे को 100 में 10-12 नंबर मिले होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर में, मेरी लर्निंग उतनी हुई जितनी होनी चाहिए थी। डेफिनेटली। हाँ, तो मेरे को कभी किसी प्रेशर के अंदर में मैं नहीं आया हूँ। कम नंबर आ गए तो मेरे पिताजी ने ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें इतने कम नंबर आए, तुम्हें तो ट्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, 4 घंटे की जगह 6 घंटे घर में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करो वैसा करो। कुछ भी नहीं वैसा हुआ। उन्होंने कहा ये स्कूल कैसा ख़राब स्कूल है, तुम्हें फेल कर दिया, चलो दूसरे स्कूल चलते। Wow, I think we all deserve such parents for sure. क्योंकि इसी मोमेंट पे मेरे को अपने डैडी की याद आ रही है। वो स्कूल लेके जाते थे और स्कूल के गेट पे पूछते थे। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी अगर स्कूल मिस करो तो। वो गेट तक छोड़ने जाएंगे, स्कूल के गेट के पहले वो पूछेंगे स्कूल जाने का मन है, और हम हमेशा ना बोलेंगे, वो बोलेंगे चलो घर। और रास्ते में वो कचौड़ी समोसा खिलाते हुए मेरे को घर लेके आती थी। मम्मी पूछती थी क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? बोले नहीं नहीं, यहाँ गेट बंद हो गया था, अंदर एंट्री नहीं दी हमने, तो बहुत बोला, एंट्री नहीं दी। वो जो फ्रीडम मिली ना अपने को, हमने उसी में से लर्न किया। हमने परीक्षा के नंबर हमें भले ही अच्छे ना आए, लेकिन वो जो लर्निंग होती है वो मनुष्य को आगे लेके जाती है। वो नंबर से क्या करना है अपने को, वो तो एक संख्याएं हैं। गणित में जो संख्याएं पढ़ते हैं वो भी एक संख्या है। 60 इज़ ए नंबर, 100 इज़ अनदर नंबर, 200 इज़ अनदर नंबर, 0 इज़ अनदर नंबर, उसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन वो जो सीखने की जो एक आज़ादी मिली, सीखो, उसकी आज़ादी मिली। जब चाहो तब सीखो, ना चाहो तो मत सीखो। जो चीज़ नहीं अच्छा लगती है मत सीखो, जो अच्छी लगती है सीख लो। क्या होगा, नंबर उसके नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उसके कारण से वो जो एक फ्री इन्वायरमेंट के अंदर में, मन पे भी कोई टेंशन नहीं है, दिमाग पे भी नहीं, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई बड़े एम्बिशन नहीं है कि ये होंगे वो होंगे, कोई डर नहीं है, कैरियर का डर नहीं है। क्या होता है ना, जो वेल टू डू फैमिलीज़ होती हैं उनमें कैरियर का डर होता है, और जो वेल टू डू वाली नहीं फैमिलीज़ होती हैं उसमें कैरियर का डर ही नहीं होता है। उनके माता पिता ने कौन सा पढ़ा था, ज़िंदगी चला रहे हैं ना। तो कैरियर का ऐसा डर नहीं होता कि मेरा क्या होगा, वो नहीं होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में मेरा बचपन बीता है, और इसीलिए इतना स्ट्रेंथ मेरे में आया, इतना आया कि जब थोड़ा दिमाग पलटा के नंबर भी ले ही आते हैं, तो नंबर भी ले ही आए। फिर IIT वगैरह में टॉप अप भी कर गए, सब कुछ कर लिया, वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। कॉन्फिडेंस है, कॉम्पिटेंस के साथ में कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ कर लेंगे, जो होगा कर लेंगे। तो इस तरीके से करके अपनी यात्रा चली बचपन से। फिल्म्स देखते थे आप बचपन में? बचपन में तो नहीं देखते थे, बड़े होने के बाद देखना शुरू किया।
और आईआईटी कानपुर आने के बाद ज़्यादा देखने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ अपने लेक्चर हॉल के अंदर में इम्तहान वाला पीरियड छोड़ कर के हमेशा सैटरडे संडे को स्टूडेंट फिल्म सोसाइटी फिल्म्स लेकर के आया करती थी, तो देखी। एनी फेवरेट फिल्म्स और एनी फेवरेट एक्टर? तो 70s के समय जो गैलेक्सी थी उसके अंदर में हमारे ये किशोर कुमार होते थे, देवानंद होते थे, और ये लोग राजेंद्र कुमार होते थे, ये सब लोग धर्मेंद्र होते थे, तो ये सब लोग हुआ करते थे। तो चूँकि वो हीरो का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है वो हमेशा एक बहुत बढ़िया दिखाया जाता है, लार्जर देन लाइफ। हाँ, तो वो हर कोई एक मॉडल ही बन जाता है उस, अगर वो अबोध मन है उतना साइकोलॉजिकली, तो वो हर कोई छाप छोड़ता है। इसी तरह से उस समय में एक्ट्रेसेस के अंदर में वैजयंती माला हुआ करती थी, बाद में शर्मिला ठाकुर हुआ करती थी, ऐसे सभी बढ़िया अच्छे बढ़िया लगते हैं। अभी भी वो फिल्में अच्छी लगती हैं। आजकल तो फिल्म देखते नहीं, समय भी नहीं होता, मुख्य रूप से समय नहीं होता देखने को, तो अभी भी हम खूब देखें, चाव से देखें। अमित जी बता रहे थे आप गाने सुनते हैं, आपको गानों का भी थोड़ा बहुत शौक है? उस समय वाले गाने तो सुनते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देखना अच्छा लगता है। एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन आते हैं तो वो देख करके हंसना अच्छा लगता है, उससे बढ़ करके एक हंसाने वाले विज्ञापन। पटना साइंस कॉलेज में आपका लाइफ कैसा रहा? पटना साइंस कॉलेज तब कैसा था और किस तरीके का चेंज आपने देखा है? ये सबसे पहले तो अपनी बात कर लूँ, मेरा और पटना साइंस कॉलेज का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में। तो मेरा जब मैंने हाई स्कूल किया टी.के. घोष एकेडमी से, 11वीं क्लास में हाई स्कूल होता था, तो उसके बाद फिर एडमिशन के लिए पटना साइंस कॉलेज में मैंने फॉर्म डाला। 64% मार्क्स आए थे उस समय हाई स्कूल के अंदर में, तो उसमें मेरे को फर्स्ट लिस्ट के अंदर में एडमिशन नहीं मिला। पहले लिस्ट में उनकी जितना सीट होती है उसमें मेरे को एडमिशन नहीं मिला मैथमेटिक्स ब्रांच के अंदर में। लेकिन फिर उनकी एक वेटिंग लिस्ट बनी, फिर सेकंड लिस्ट आई, तो उसमें मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिला। तो ऐसे करके मेरी वहाँ पे एंट्री हुई। तो मेरे लिए पटना साइंस कॉलेज मेरा स्कूल भी, जिसने मुझे फेल किया वो भी, और जिसने मुझे पास किया वो भी, मेरे स्कूल ने भी मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और उसके लिए भी मेरे मन में उतनी ही श्रद्धा है। पटना साइंस कॉलेज में चूँकि एक थोड़ा उम्र बढ़ गई थी 11th करके, तब फिर मैं आया था, तो उस एज के अनुसार अब तेज़ी से विकास होना था। पहले एक हॉरिजॉन्टल स्पैन ज़्यादा होना था और एक वर्टिकल स्पैन ज़्यादा आना था। तो पटना साइंस कॉलेज ने बिल्कुल आइडियल इन्वायरमेंट दिया मुझे सीखने के लिए, आइडियल इन्वायरमेंट दिया। साइंस पढ़ना था, उनकी फिज़िक्स की केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज़ इतनी अच्छी लेबोरेटरीज़ थीं, जिसको आज हम +2 लेवल कहते हैं, इतनी अच्छी लेबोरेटरीज़ थी, बड़ी स्पेशल, दुनिया भर के सामान, दुनिया भर के वर्किंग टेबल, एक साथ 75 बच्चे जाते थे, अकेले हर कोई अकेला एक्सपेरिमेंट करता था, ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं। उनके जो प्रोफेसर्स रहते थे वो दोनों साइड में, हॉल के दोनों साइड में उनकी टेबल कुर्सियाँ होती थी, वो 2-3 इधर 2-3 उधर, 6-7 लोग बैठे ही रहते थे पूरे टाइम। एक्सपेरिमेंट भी हर वीक में हमारे होते थे, पता नहीं याद नहीं, एक बार होता था या 2 बार होता था, तो 4 पीरियड एक साथ लगातार 50-50 मिनट के या ऐसा कुछ। तो एक्सपेरिमेंट सारे करना, उसमें से सीखना, जो प्रोफेसर्स थे जो पढ़ाते थे उनके इतना, उनका कमिटमेंट इतना था और कॉम्पिटेंस भी इतना था। तो वहाँ से जो मेरे को नर्चरिंग हुई है और वहाँ से जो मेरे को मिला है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसने पूरी ज़िंदगी में मेरे को जिस तरह एक, जिस हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव खोदते हैं और मजबूत नींव बनाते हैं और उसके ऊपर बिल्डिंग बिल्कुल स्टडी खड़ी होती है, तूफ़ान भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो काम पटना साइंस कॉलेज ने मेरे लिए किया। तो बहुत ही अच्छा, सभी पूरे हिंदी से लेकर के, हिंदी वाले, अंग्रेज़ी वाले और फिर साइंस वाले, मैथमेटिक्स वाले, सारे टीचर्स जो हैं एक्सेलेंट ग्रेड के। तो मेरे साथ तो ये रहा पटना साइंस कॉलेज का, और वही जो बेस इतना मेरा मजबूत हुआ। फिर बीएससी मैंने वहाँ से वहीं पे बीएससी ज्वाइन किया, कोई जेई वगैरह का चक्कर था नहीं मेरे को।
तो बीएससी के अंदर में भी इतना अच्छा सारा सब कुछ मिला। उसके कारण से मेरी आईआईटी की यात्रा बहुत आसान हुई एमएससी करने के लिए। आईआईटी आए तो हमें किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं नज़र आया। जाने कितने यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे हमारे, उसमें 6-7 तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के, लेकिन मुझे किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं नज़र आया। मैंने आईआईटी में एमएससी में टॉप करना हुआ, ऐसे ही हो गया, लगता है कुछ करना ही नहीं रहा है। तो पटना साइंस कॉलेज का वो रुतबा था और वो उसका पोटेंशियल था और वैसा था। मगर अभी की परिस्थितियाँ 70s से और ये जो चल रहा है 20s चल रहा है, ये जो 50 साल है बड़ा समय भी है। 50 साल बहुत बड़ा समय है, आधी शताब्दी गुजर गई है। तो भयंकर रूप से डिटोरिएशन आया है, भयंकर रूप से। मैंने यहाँ से एमएससी पीएचडी करने के बाद वापस मैं पटना साइंस कॉलेज में मैंने 15 साल वहाँ पे जॉब किया। तो वहाँ पर उस समय डिटोरिएशन शुरू हो गए थे, पॉलिटिकल टर्मोइल थे बिहार के अंदर में, अनरेस्ट था। मतलब एक तो पहले अनरेस्ट था जब मैं बीएससी कर रहा था, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, बट मैं बाद की बात कर रहा हूँ। जब मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया वहाँ पे, तो उसके बाद के समय में पॉलिटिकल लालू प्रसाद जी आए तो वो हुआ, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बदली वगैरह वगैरह, उसको लेकर के। और जो अपॉइंटमेंट्स कॉलेज में होने थे, यूनिवर्सिटीज़ में होने थे, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। जो अपॉइंटमेंट दूर दूर तक देर तक नहीं भी हुए तो फिर उसके अंदर में ठीक कैंडिडेट चुने गए या फिर प्रभावशाली लोगों के कैंडिडेट चुने गए। वो सारा ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा होता है, सारा ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक जगह गड़बड़ी होती है तो सभी जगह फिर उसका असर पड़ते हैं। वहाँ से शुरू हुआ था वो डिटोरिएशन, उस पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पे शुरू हुआ था। और वो होते होते आज के फिर +2 हट गया वहाँ से, +2 हट गया वहाँ से। तो आज की परिस्थितियाँ तो बहुत विकट हैं वहाँ पर, बहुत ही विकट हैं। कुछ कह नहीं सकते कि क्या करना है। पटना में कॉमर्स कॉलेज पहले काफ़ी उसको नीचे करके देखा जाता था। साइंस कॉलेज सबसे अच्छा, बीएन कॉलेज उसके बाद, फिर कॉमर्स कॉलेज सबसे ख़राब, ऐसा करके। और भी कॉमर्स कॉलेज की तो बड़ी अच्छी छवि है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसा है। तो यात्रा उस प्रकार की है। बट आई विश कि ये मोनोटोनस डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम के बाद इसको वापस ऊपर चढ़ना चाहिए। साइंस कॉलेज से बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, जो एक शिक्षा के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स का जो एक ज़बरदस्त लगाव था और उसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित थे, वो बड़ी चीज़ होती है। वो स्टूडेंट्स के अंदर में ताकत पैदा करती है। और इसीलिए आज की परिस्थिति में कोई नया कुछ लेना होता है, कोई नया प्रोजेक्ट लेना होता है, तो मुझे हिचक नहीं होती है। वो वहीं का दिया हुआ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में तो सब लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, बट पीछे में मेरे बड़े भैया का देहांत हुआ। वो कुछ 8-10 साल से किताब लिख रहे थे, +2 के लेवल की, वो पूरी नहीं कर पाए। तो फिर हमने तय किया कि वो मैथमेटिक्स के थे वो, तो कैलकुलस के ऊपर। तो हम लोगों ने तय किया, उनकी 2 बेटियां हैं मेरी भतीजियां, वो भी दोनों मैथमेटिक्स स्ट्रीम की हैं। तो हम तीनों ने मिल कर के फिर तय किया कि हम लोग आंसू नहीं बहाएंगे, हम लोग पसीना बहाएंगे। और ये जो किताब अधूरी रह गई है, इसको हम पूरा करेंगे। और जैसी उनकी कल्पना थी कि ये किताब पूरे देश के अंदर में, हमारे विद्यार्थियों के अंदर में एक गणितीय चेतना जगाए, उसके बाद उसके साथ उसका प्यार जगाए और उसका वो इम्पैक्ट पड़े, तो वो उसी मिशन को लेकर के हम लोग इसको पूरा करेंगे। और टॉप प्रायोरिटी पे उसको रख करके रोज़ाना घंटों उसके ऊपर लगा करके 3 साल हम लोगों ने उसके ऊपर बिताए। और आज वो कैलकुलस की किताब फरवरी के अंदर में पब्लिश हुई है और उसकी इतनी दिख रहा है इम्पैक्ट उसका। अभी कल ही परसों मेरे पास एक स्टूडेंट का मेल आया 12वीं क्लास का,
उसको वो किताब मिली है, वो इतना खुश है कि अरे ऐसी किताब, इस सिलेबस का कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट पे चले उस कॉन्सेप्ट को गहराई के साथ लेके चल रहे हैं, क्या परीक्षा में आने वाला है वो कोई मतलब नहीं है, पूरा एन्जॉयमेंट मिल रहा है, इतनी सारी लर्निंग हो रही है, उसने इतनी वो लिखी है, तारीफ़ करी है उस किताब की एज ए स्टूडेंट। तो ये जो है ना कि हम कर सकते हैं, ये चीज़ वहाँ से आई है। एमएससी में जब मैं पढ़ रहा था उस समय में एक परिस्थिति आई जिसमें कि हमें कहा गया कि तुम एक लिक्विड नाइट्रोजन का बर्तन बनाओ। मैंने पटना साइंस कॉलेज में कभी ये सब धंधे तो किए नहीं थे और तो हमें पता ही नहीं था कि ये फैब्रिकेशन कैसे होता है, कटिंग और एलॉइंग और उस असेंबल करते हैं लोग, वेल्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम जुआ नहीं। लेकिन उसी समय में हमारे लैब के अंदर में जो सुपरवाइज़र थे वो उनके स्टूडेंट्स जो काम किया करते थे, उस समय ये आया नहीं था, कंप्यूटर का ज़माना बहुत आया नहीं था, थोड़ा थोड़ा आया था, थोड़ा थोड़ा। तो हमें एक छोटा सा कोर्स दिया गया था यहाँ एमएससी में, छोटा सा एक कोर्स था सिंगल, थोड़ा सा कंप्यूटर हमें सिखाया गया था। हमने उसी को लेकर के उतनी ही जानकारी से शुरू करके और उस पूरी रिसर्च लैब के लिए एक फुल कंप्यूटर प्रोग्राम लंबा चौड़ा लिखा और उनके रिसर्च स्टूडेंट्स के जो डेटा थे वो उसमें फिट किए गए और देखा गया कि वो जो मैनुअली चीज़ें निकालते थे उससे मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम उनको कहीं अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। और सारा ग्राफ सब मैंने प्लॉट किया अपने, उसमें से जो लोग हाथ से किया करते थे, अंदाज से किया करते थे, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन का बर्तन तो गया किनारे और ये पूरा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया उस लैब के लिए। और वो चीज़ मैं यहाँ से 76 में मैंने वो लिखा था, फिर मैं 15 साल पटना चला गया, वहाँ से लौट करके आया तो उस रिसर्च के लैब के अंदर जो रिसर्च हो रहे थे उसी प्रोग्राम से ये सारी एनालिसिस चल रही थी। सर थोड़ा इस बुक के बारे में भी बताइए, बिकॉज जो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली ये मैजिक मोमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये उनके अंदर एक स्पार्क जो शायद उनको खुद ना पता हो कि एग्जिस्ट करता है। तो कैलकुलस जो आपकी बुक है उसको पहले तो मुझे आप ये समझाइए कि उसको प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं और क्या थॉट प्रोसेस रहा इस बुक को लिखने का। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब करें। इसको बोलते नहीं हैं, मैंने बोला है। ओके किसी ने अभी तक कैलकुलस को कोई इस तरह का कोई तगमा नहीं दिया था, ये मेरा सोचा हुआ क्रिएशन है। और क्या है ना कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी को देख रहे हैं हम, दुनिया को देख रहे हैं हम, वो जो दुनिया की जो एक एकात्मता है ना, वो जो यूनिटी है, अलग अलग फेसेस हैं बट इट्स वन सिंगल वर्ल्ड, और एक दूसरे को कैसे वो सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण से वो आर्ट के साथ में, लिटरेचर के साथ में, साइंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स कहे जाते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये है, अर्थ साइंस है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, ये सब अब एक साथ दिखने लगा है। ओके एक साथ दिखने लगा है। अब आइसोलेशन में मैं नहीं चल रहा हूँ कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ, कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मुझको बायोलॉजी पढ़ते समय फ़िज़िक्स दिखाई पड़ रही है, फ़िज़िक्स पढ़ते समय बायोलॉजी दिखाई पड़ रही है, केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही है, मैथमेटिक्स दिखाई पड़ रहा है, भाषा दिखाई पड़ रही है, लिटरेचर दिखाई पड़ रही है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स को जब दोबारा मैंने लिखा हूँ अभी हिंदी में, भौतिकी की समझ के नाम से, एक भाग अभी दूसरा भाग पे काम चल ही रहा है। भाषा, हिंदी भाषा को वो मतलब आप साइंस ना भी पढ़ो, फिज़िक्स ना भी पढ़ो, तो मैं तो उसको हिंदी भाषा के लिए कई बार रीडिंग करता हूँ, जो अपनी ही लिखी हुई भाषा इतनी प्यारी लगती है कि वो लिटरेरी उसके अंदर से एसेंस आता है। तो वो एक जो मन के में अंदर में है इस तरीके का इंटीग्रेशन हर एक चीज़ का, तो वो एक आर्ट इंटीग्रेशन साथ में कैलकुलस के साथ में ये था। तो क्या करना, तो प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स करके उसको पहले तो कैलकुलस को प्रोजेक्ट करना, इसलिए भी कि ये सबसे नई ब्रांच है। अलजेब्रा, अंकगणित, ज्योमेट्री ये पुरानी ब्रांचेस है। सबसे पहले अंकगणित है, अंकगणित से सारा मामला शुरू होता है। आप इसके इतिहास को देखें, गणित कैसे कैसे डेवलप हुआ है,
तो नंबर से शुरू हुआ। भारत का बड़ा अच्छा है कि यहीं पे सारा गणित पनपा है, शुरू वाला सारा गणित भारत में ही हुआ है, दुनिया में यहीं से गया है। तो संख्याओं से शुरू होता है, उनका जोड़ घटाव वैसा वैसा वैसा। फिर वहाँ के बाद अलजबरा आता है, वो भास्कराचार्य ये सब लोग अलजबरा लेके आते हैं। फिर अलजबरा के बाद फिर ज्योमेट्री आती है। हाँ, ज्योमेट्री में तो अपने यहाँ जो यज्ञ होते थे ना, वेदों में यज्ञ हो, तो वो वेदों वगैरह में बड़े लिखे हुए हैं कि इस काम के लिए यज्ञ करना है तो वेदी ऐसी बननी चाहिए, और बड़ी कॉम्प्लेक्स वेदी है वो। तो वो वेदी बनाने के लिए बड़ी ज्योमेट्री की ज़रूरत है, तो वहाँ से ज्योमेट्री का विकास हुआ है। तो ये 3 बेसिक पुराने सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आई है, और कई सारी चीज़ें उसके बाद आई हैं। सबसे लास्ट में कैलकुलस आया है। तो द प्रिटी प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स, वो सबसे प्यारा बच्चा है, वो सबसे प्यारा बच्चा है। तो एक तो नाम उस प्रकार से आया है। फिर उसके बाद उसका कवर आप देखते हैं तो वो प्रिंसेस जो है वो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बैठ कर के, और उसके हाथ में पेंसिल है, तो पढ़ाई की बात हो रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कैलकुलस है तो केवल कुछ ज्ञानी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। वो हमने वहाँ पर भी एक देने की कोशिश की है। एक तो कि आप प्रिंसेस हो चाहे कोई हो, आम आदमी में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। एक साथ बैठो, बातें करो, संवाद करो। और उसके बाद फिर कैलकुलस जो है इट्स मेंट फॉर एवरीवन, ये भी वहाँ से मैसेज। तो ऐसा करके वो एक डिज़ाइन आस्पेक्ट जो है, आर्ट का आस्पेक्ट जो है, वो ऐसे करके उसके अंदर में आया है। अंदर में भी उसके आप देखेंगे, किताब अगर आपने देखी होगी खोल करके, अंदर में भी आप देखेंगे तो कई सारे चैप्टर्स में जो शुरू होते हैं तो एक किसी कार्टून से शुरू होते हैं। किसी कार्टून से कोई जादूगर खरगोश निकाल रहा है अपनी टोपी में से, कोई हेलीकॉप्टर से कुछ फूड पैकेट, विजुअल है स्ट्रॉन्ग। हाँ क्यों? हाँ, तो वो हम लोगों ने इसमें अपने सारे अनुभव उड़ेले हैं, और हमने एकदम चिंता नहीं की है कि किस क्लास का बच्चा पढ़ेगा और कौन से सिलेबस में ये जाएगा और कौन से में नहीं जाएंगे। +2 में जितनी चीज़ें पढ़ाई होती हैं वो सारी चीज़ें हैं इस किताब के अंदर में, लेकिन हमने बिल्कुल रुका नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल रुका नहीं है। अगर कोई चीज़ सिलेबस में नहीं है लेकिन ज़िंदगी में है तो मेरी किताब में भी रहेगी। एजुकेशन और लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट, ये हम भी आपस में भी हम बात करते हैं कि अरे वो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने IIT क्रैक किया, हम सारे बेवकूफ़ हैं क्योंकि हमने नहीं किया। तो ये इस टाइप का जो कॉन्वर्सेशन है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, ये भी एक बैरियर है। और शुरू होता है लैंग्वेज से, आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपको कितनी हिंदी आती है, आपने कितना लिटरेचर पढ़ा है, आप एस्थेटिक्स नुआंसेस कितना समझ पाते हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, भाषा का तो ऐसा है ना कि कोई भी काम जो होता है किसी भी फील्ड का तो भाषा से ही होता है। चाहे आप इकोनॉमिक कर रहे हो, चाहे आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो भाषा से ही होता है। तो उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं। अब ये खास करके अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें, तो वो हिंदी का और अंग्रेज़ी का झगड़ा है, हिंदी का और अंग्रेज़ी का झगड़ा है। और झगड़ा इस बात का है कि अंग्रेज़ी को ज़बरदस्ती महिमा मंडित किया जाता है, और ज़बरदस्ती महिमा मंडित किए जाने के पीछे की जो कहानी है, रूट है उसका, वो अपना ब्रिटिश काल का गुलामी का पीरियड है। तो हमारे मन में जो एक हुआ कि अच्छा ये अंग्रेज सरकार है और हम प्रजा हैं, तो जो भी अंग्रेज जैसा थोड़ा सा दिखे, चाहे शक्ल सूरत में, चाहे बोली में, चाहे व्यवहार में, किसी भी चीज़ में, जितना वो अंग्रेज जैसा दिखेगा उतना वो सरकार वाले उसमें जा रहा है और प्रजा वाले हम लोग पीछे हैं, हम लोग नीचा हैं। तो ये जो एक चीज़ वो 150-200 सालों के अंदर में बैठी है दिमाग के अंदर में, वो मालिक हैं और हम नौकर हैं, वो हम पे शासन कर रहे हैं, वो शासक हैं, हम शासित हैं। वो अब ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, अब ये समाज का मामला है, पूरी सोसाइटी। 150-200 साल की बात हो रही है ना, तो 150-200 साल में पूरे सोसाइटी के मस्तिष्क में ये घुसा हुआ है। टाई लगा लेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे,
हैप्पी बर्थडे बोल देंगे तो हम श्रेष्ठ, हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। बर्थडे के समय में हम केक काट देंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। मोमबत्ती जला देंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। 25 दिसंबर को क्या बोलते हैं, मेरी क्रिसमस हम बोल देंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये जो घुसा हुआ है उसके कारण से अंग्रेज़ी का चक्कर चल रहा है। एक तो कि कितनों को हायर एजुकेशन में जाना है, कितनों को मास्टर्स और रिसर्च करना है कि भाई किताबें नहीं है हिंदी के अंदर में, और ये कितनों को ज़रूरत है उस किताब की, कितनों को मेडिकल करना है, कितनों को MBA करना है, कितनों को ज़रूरत है। उसके चक्कर में वो नर्सरी से आप अंग्रेजी सबको पढ़ाओ, इतने बड़े 140 करोड़ लोगों के देश में क्या ज़रूरत है उनको अननेसेसरी टैक्स करने का। और जिसको ज़रूरत है ना, जिसमें उतनी क्वालिटी है कि उस टॉप ब्रास में वो जाने वाला है, राइट, वो MBA करके और बड़ा अच्छा मैनेजर बनने वाला है, CEO बनने वाला है कंपनी का, बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला है, बड़ा डॉक्टर बनने वाला है, ऐसा जो है अरे उसके लिए क्या है, वो तो 4-6 महीने के अंदर में जब चाहे तो अंग्रेजी सीख ले और उसकी पूरी मास्टरी कर ले, उसके लिए क्या है। करेक्ट। हमारे साथ भी कुछ तो वैसा ही हुआ है। यहाँ तो हमने पूरा भी पढ़ा 12वीं क्लास तक शुद्ध हिंदी मीडियम के अंदर में। BSc के अंदर में जो 2 साल का वक्त मिला है उसके अंदर में अंग्रेज़ी का थोड़ा दर्शन हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ MSc में आने के बाद IIT कानपुर में तो अंग्रेज़ी चल रही है, अब हायर उसमें आ गए हम। तो क्या हुआ, मेरे को 1 सेमेस्टर लगा होगा, तकलीफ हुई होगी 1 सेमेस्टर, हालांकि ग्रेड ख़राब नहीं हुए मेरे, उसके बावजूद हम सारे 5 और सब्जेक्ट में A ग्रेड लेकर के आए। तो जिसको वैसी ज़रूरत पड़ने वाली है ना, वो किसी भी समय ट्रांजिशन कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हायर उसका थिंकिंग का लेवल उतना बढ़ा हुआ है। तो इसलिए भाषा हमेशा अपनी मातृभाषा के अंदर में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, और किसी को हीन भावना में नहीं आना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और हमसे अंग्रेज़ी फुर नहीं बोली जा रही है। बस गर्व होना चाहिए उसको। मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं भी जाता हूँ, भले ही मेरा जब शुरू होता है कार्यक्रम, लोग अंग्रेज़ी में उद्घोषणा करना शुरू करते हैं, फिर मेरा पूरा जीवन चरित्र पढ़ा जाता है, चित्र पढ़ा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर में, क्या क्या लोग करते हैं। उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो मैं तो हिंदी में शुरू हो जाता हूँ, पहले ही कह देते हो भैया देखो मेरे को अंग्रेज़ी कहाँ आती है, और आप लोगों को तो हिंदी आती है, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं है, तो हिंदी में बात कर लेते हैं। गर्व होना चाहिए। बट फिर वही है कि इकोसिस्टम जो है अपना उल्टा पुल्टा। अगर हम हिंदी भाषी स्कूल के अंदर में एडमिशन लेते हैं तो मेरे को कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। ट्रू। जो अंग्रेज़ी भाषी स्कूल के अंदर में जो मुझे कंटेंट मिल रहा है, जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो हमें लैब्स मिल रही हैं, जो मेरे को एक्सकर्शंस मिल रहे हैं, वहाँ का स्कूल मेरे को कहीं लेके जाता है, ये करता है वो करता है, हिंदी भाषी स्कूल के अंदर में हमें वो कुछ नहीं मिल रहा है। तो सब एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं सब एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं। वो भी एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है। हम लोग इतना कह रहे हैं जेई का झूठा क्रेज़ है, फलाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में सबकी हेल्थ ख़राब करते हैं, सबकी आदतें ख़राब करते हैं, सबको साइकोलॉजिकली वीक करते हैं, सब IIT में जा कर के पछताते हैं वहाँ पे, ये सब कहते हैं। बट एट द सेम टाइम उसका ये भी तो पहलू है ना कि हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर में वो जेई की जो परीक्षा होती है उसके लेवल को छूते हुए भी आसपास भी कोई करने का सोचता ही नहीं है। मतलब कुछ कहो तो लोग हंसेंगे कि क्या बोलते हो यार। बोर्ड के लिए पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, CBSE बोर्ड ने अपॉइंट किया है, रेगुलर फिजिक्स टीचर है, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ाता है, उसको आप पूछोगे ला करके जेई का सवाल पूछोगे तो क्या मतलब है, अनफेयर। बट आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने इधर में शुरू किया है 2 साल से, करीब 2 साल हो गए होंगे। क्या हम अपने स्कूल फिज़िक्स टीचर्स को, रेगुलर स्कूल फिज़िक्स टीचर्स PGTs जो 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, क्या हम उनको JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लायक कॉम्पिटेंट बना सकते हैं? ओके। और हमारा बहुत, जब हम इसके ऊपर सोच रहे थे 2 साल पहले, तो मेरे को एकदम लग रहा था कि हम बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने ट्रायल लिया हमने 2023 के दिसंबर में 12-13 फिज़िक्स PGTs रैंडमली सेलेक्ट किए
ये नहीं कि रेप्यूटेड टीचर हैं या ऐसा है वैसा है, रैंडमली हमने सेलेक्ट किए, उनके साथ यहीं पे कैंप किया, 7 दिन का कैंप किया उनके साथ, और केवल जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारी चर्चाएं हुई। अच्छे रिज़ल्ट मिले मुझे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, लोगों में काफ़ी उत्साह आया, फिर उसको हमने आगे बढ़ाया और कई सारे कैंप किए। अभी इस दिसंबर जनवरी में हमने वो एक दिल्ली में कैंप किया था, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के इसमें। तो उसके अंदर में तमिलनाडु से एक शिक्षिका आई थी, विनोदिनी करके, 4 साल पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है स्कूल सिस्टम, उसके पहले मास्टर्स वगैरह करके उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है, और आज उनका मेल आया है, आज सवेरे। और वो कहती हैं कि पहले तो हम जेई के नाम से बिल्कुल अलग ही रहते थे, हमें क्या मतलब है जेई वगैरह से, लेकिन वो कैंप करने के बाद हमने अपने टीचिंग के अंदर में उस लेवल को टच करना शुरू किया है। और उसने फिर एक एग्ज़ाम्पल अंत में दिया है कि एक स्टूडेंट जो नीट कर रही है या कर रहा है, उसने, पढ़ाते तो हम ही हैं, फिजिक्स हम ही पढ़ाते हैं, उसने जेई के लिए भी साथ में अप्लाई किया, कि उसको लगा कि हम जेई भी कर सकते हैं, और जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है वहाँ से, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, नीट के लिए तैयारी कर रही है, जेई करेगी, ओके। और शुद्ध स्कूल के भरोसे है, कोचिंग के भरोसे नहीं है। और जेई में अभी मेंस का रिजल्ट निकला है, उसमें मेरे बताया 99% बच्ची लेकर के आई है, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 7 दिन के अंदर में। तो समस्याएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उस पर बहस करके चाय पीना शुरू नहीं करना है। आइडेंटिफाई करके ये भी करना है कि इसको हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो वो हम लोग इस तरह की मुहिम अब चलाने के है। हालांकि दूसरे सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो सब मिल करके ही अगर उधर भी कुछ इस प्रकार का हो पाए तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर में अगर हमने अपने टीचर्स के ऊपर काम किया और अपने टीचर्स को ये विश्वास दिलाया कि आप कर सकते हो, उनको पता नहीं है कि वो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा कराओ, लोग करते हैं, लोग करते हैं। दैट्स सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट सर, क्योंकि टीचर्स का रोल अगर हम देखें, वो हम लोग कुछ भी हैं उनकी वजह से, हाँ। कुछ भी हैं अगर लाइफ में, और हर समय वो लोग मोटिवेट करते रहते थे थ्रू आउट। आज भी किसी टीचर से हम लोग कनेक्ट होते हैं, आज आपके साथ बैठे हैं, वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन थ्रू आउट मिलता रहता है। बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, जैसा कि आपने बताया, उनको भी चाहिए। हाँ, वो इंस्पिरेशन उनको भी चाहिए, और स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, साइंस की, फिजिक्स की स्पेशली, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट नेम एनीवन कि ये टीचर बहुत ही अच्छे थे फिजिक्स में, और ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। मोटिवेटेड फिजिक्स टीचर्स को स्टेज पे लाना, को एक प्लेटफॉर्म देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मोटिवेटेड टीचर है उसको हम लोग उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे को भी कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। एट द सेम टाइम जो नहीं है सो कॉल्ड, उनको भी ऊपर लेके आना है। ट्रू। उनको भी ऊपर लेने के आना है। तो हमारे शिक्षा सोपान का एक बहुत मेजर जो वर्क एरिया है, वैसे तो बहुत सारे हेड हैं हमारे काम करने के, लेकिन मेजर जो वर्क एरिया है वो है कि जो टीचर्स हैं, जो कि एज ए टॉप रेप्यूटेड टीचर्स नहीं भी हैं, लेकिन हाँ हैं, तो हर किसी स्ट्राटा, चाहे वो कैसे भी टीचर्स हैं, उनके साथ में थोड़ा संवाद स्थापित करना, फिर उसमें से कुछ लोगों को, कुछ जिसको ऐसी वाली ट्रेनिंग चाहिए उसको ऐसी वाली, दूसरे वैसी वाली चाहिए वैसी वाली, तो वो हम लोग करते हैं। अभी ये पूरा जो इतना बड़ा एजुकेशन का सिस्टम है वो टीचरों के भरोसे ही चलना है। डूइंग फिजिक्स इन द लैब एंड रीडिंग अबाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो अगेन गोइंग फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं
वो इसके लिए चिंतित हैं कि हमारा स्कूल दूसरों से पिछड़े नहीं इस मेजरिंग रॉड के ऊपर। बट अगर जेन्युइनली देखेंगे तो हम लोगों ने एक इनफॉर्मल लैब की कल्पना दी है कि आप किसी बोर्ड से जुड़े हुए, उस बोर्ड का अपना एक सिलेबस है, उस बोर्ड ने आपको बता रखा है कि क्लास 11 में ये 10 एक्सपेरिमेंट कराने हैं, क्लास 12 में वो 10 एक्सपेरिमेंट कराने हैं, तो ठीक है वो आप रखेंगे, उसकी लैब होगी, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, जैसे आप करो उसका आप रट सकते हो, है ना। वो पता है कि हाँ ये यही एक्सपेरिमेंट है, यही इसके ऑपरेटर्स मिलने वाले हैं और इसी तरह से इसको जोड़ना है, इसी तरह से इसके रीडिंग्स लेने हैं, इसी तरह से ग्राफ खींचना है, पता है। तो वो आप उसको याद करके भी चला सकते हो और आप जाके वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको किताब भी साथ में, एक्सपेरिमेंट वाली किताब उस पर लिखा हुआ भी है। बट देन इफ़ वी हैव अनदर लैब, जैसे आप देखा यहाँ पे, जिसके अंदर में कि वो इनफॉर्मल टाइप है, उसमें कोई राइटअप नहीं लिखा हुआ है, उसकी कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, आपने वहाँ क्लासरूम में कुछ पढ़ा है लेकिन उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो आप करो। अगर कोई ट्यूटर है तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, नहीं तो आप खुद से ही कर लो। इस प्रकार की इनफॉर्मल लैब साथ में एक हो, ये भी हम लोगों ने प्रपोज़ किया और कई जगहों पर कई लोगों ने रखी हैं, इस प्रकार की लैब्स रखी हैं जिसमें कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके साथ आप प्ले कर सकते हैं, खुद से प्ले कर सकते हैं और उन्हीं में से कुछ को क्लासरूम में ला करके डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं लाइव। छोटे छोटे भी हैं, बिना मेज़रमेंट वाले, 2 मिनट में होने वाले, 1 मिनट में होने वाले। इस तरीके है कि हम लोगों ने, मेरी कल्पना है, डॉक्यूमेंट तो नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरी कल्पना है कि हज़ार के करीब एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के हम लोगों ने फिज़िक्स में डिज़ाइन किए हुए हैं, जिसको कि, और कीमत कुछ है नहीं खास, बहुत कम कीमत का मामला है, कर सकते हैं। तो ऐसे करके, और ये जो थियरिटिकल डिस्क्रिप्शन है, हाथी किसी ने कभी देखा नहीं और किताब में चित्र नहीं है, किताब में डिस्क्रिप्शन है, लुक्स लाइक दिस, वॉक्स लाइक दिस, तो उससे बाहर निकला जा सकता है। बट एक तीसरी चीज़ है, व्हाट वी कैन डू, कि वी कैन गिव यू द मॉडल्स। अगर आपका स्कूल है तो ऐसा होना चाहिए, ये इनफॉर्मल लैब होनी चाहिए, उसके अंदर में आप रख दो, इतने लेंस रख दो, इतने ये रख दो, उतने टॉर्च रख दो, उतने बैटरीज रख दो, उतने तार रख दो, है ना, ये सब कर दो। फिर उसके बाद जो पढ़ाई होती है रिलेटेड, बच्चे लोग खुद ही आकर के उसमें से करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इस तरह के हम लोग मॉडल्स दे सकते हैं। स्केल करना मेरा काम नहीं है, स्केल करना मेरा काम नहीं है। देश में परिवर्तन आए, ये मेरे एजेंडा में नहीं है। मेरे एजेंडा में है कि अगर कोई देश में परिवर्तन लाने वाला मैनेजर आ जाए तो उसको क्या, वो कहाँ से शुरू करे और किस चीज़ को स्केल अप करे। और चूँकि उसको मैनेजमेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो वो साइंस वैसी नहीं आएगी शायद, ओके, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अपने जितने कांटेक्ट है, 1000, 2000, 5000 जो कांटेक्ट है अपने, उसके साथ तो कर रहे हैं। बट यहाँ तो चाहिए करोड़ में 140 करोड़ का देश है तो चीज़ें बन कर के हैं। अब अगर किसी को उसको स्केल अप करना है, कोई उस प्रकार की दृष्टि वाला व्यक्ति आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सरकार आएगी, तो उनके पास है मटेरियल कि किसको स्केल अप करना है। दैट्स इट। आपने काफ़ी बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इमरजेंसी वाली सिचुएशन के बारे में। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब वो पीरियड चल रहा था, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया क्या कि जिससे आपको लगा, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव फॉर्म हुआ साइंस को लेके? जिस समय मैं, एक्चुअली इमरजेंसी का पीरियड था, मैं IIT कानपुर में स्टूडेंट था, उस समय में फिर इसी के कारण से कि अब छोड़ थोड़ी ही देंगे, पेट दुख रहा है तो दवाई तो खाना पड़ेगा, दवाई लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो ये लेकर के और काम किया, अपना फ़र्ज़ निभाया। और ये भी था कि बस अपना फ़र्ज़ निभाना है, उसके बाद हम कोई, मेरा तो ऐसा पर्सनल तो है नहीं कि अगर नहीं हुआ तो मेरे को उसका कारण दुख होना मेरे को कोई नुकसान होना है, वैसा तो है नहीं। तो पूरी सोसाइटी की लाइफ का चक्कर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा निरपेक्ष भी रहना, उसके साथ में आसक्त नहीं होना,
नहीं हुआ तो वो बहुत उसके कारण उत्तेजना हो रही है कि नहीं हो रहा है, हो गया तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ हो गया, वो भी नहीं करना। लेकिन एक दायित्व समझ करके कि इस एरा में हम हैं, इस एरा में एक संकट आया है, तो हमें इसको सुधारना होगा, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, हमें इसमें से बाहर लेकर आने की कोशिश करनी होगी। बस वही चल रहा था, तो उसी के अनुसार फिर चला। जैसे फिर गाँवों के अंदर में, उसमें वो कानपुर के गाँव में, पटना में तो फिर भी थोड़ा बहुत तो वो एक था, लेकिन यहाँ बिल्कुल नई जगह, नए लोग, नए गांव, वहाँ जा कर के फिर डेमोक्रेसी और इमरजेंसी और वगैरह सबको ट्रेन अप करना, माइंड को ट्रेन अप करना उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में कि कोई भी आपसे बात नहीं कर सकता, सब एक दूसरे को शक शुबे से देख रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट का स्पाई तो नहीं हो रहा है, Right. मेरे को तो नहीं कोई कठिनाई होने वाली है। तो उस समय वैसे में उनके मन के अंदर में अपने लिए जगह बनाना ताकि वो खुल के बात करें। तो ये सब बिल्कुल नए किस्म के एक्सपीरियंस मिले, नए किस्म की शक्तियाँ मिली, नए किस्म की कॉन्फिडेंस मिले कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। ऐसे करते हुए वो पीरियड चला अपना। सर, आप आरएसएस के साथ भी अपनी जर्नी थोड़ी बताएं, क्योंकि आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्टोरी। आरएसएस का ऐसा है कि मेरे बड़े भैया जो थे वो उसके एक्टिविस्ट थे, और वो पूरी तरह से उसके अंदर में अपने जॉब के साथ साथ उन्होंने बहुत समय लगा करके और आरएसएस के साथ में काम किया, सब किया। तो परिवार में उस तरीके के संस्कार थे, और बचपन के अंदर में आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है उसमें वो हर तबके से, हर उम्र से कभी भी किसी को भी लेकर के और अपने यहाँ कोशिश करते हैं। तो लेकिन जो मेन उनका कैचमेंट एरिया है वो होता है छोटे बच्चे, 10 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, वो जो ग्रुप है। आरएसएस जब शुरू हुआ था 1925 में, अभी 100 साल इसके हो रहे हैं। तो उस समय में भी उनके जो संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर साहब कहते हैं हम लोग, तो उन्होंने 5 बाल स्वयंसेवकों को, छोटे बच्चों को लेकर के पूरी संस्था शुरू की थी। तो ये जो बच्चों वाला है ये इनका एक स्ट्रैटेजिक वो है। तो उसी क्रम के अंदर में मैंने भी अपने बचपन के अंदर में 10-12 साल की उम्र वाले स्टेज में शुरू किया था। वो आरएसएस के उनकी शाखा कही जाती है, वहाँ जाना और खेलना कूदना है, और कुछ बातें वो लोग माइंड में डालते हैं तो वो करना है। फिर बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ भी फिर मिलनी शुरू होती हैं कि ये करना है तो इसके लिए तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम इतने लोगों से संपर्क करोगे, या इस लाइन को सीधी करने का, सीधी लेकर के चलने का तुम्हारा काम है, इसको देखोगे। व्यायाम कराना है तो तुम अच्छा व्यायाम करते हो तो तुम्हारा काम है आगे इन सारे लोगों को व्यायाम कराना। तो वो सब तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बातें समझाने का नहीं है, फिलॉसफी का समझाने का नहीं है। इसी के लिए बच्चे जाते खेलने कूदने, थोड़ा सा मज़ा मस्ती। तो उस तरीके का संबंध रहा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ी वैसे वैसे वो जो उनके थॉट्स हैं, उनके जो फिलॉसफीज़ हैं, जैसे वो काम करना चाहते हैं, इस देश को किधर लेके जाना चाहते हैं, वो चीज़ें आई, अच्छी लगी, अच्छी लगी क्योंकि हैं अच्छी, वाकई अच्छी हैं। उनकी जो बातें हैं जो वो माइंड में डालते हैं वो अच्छी बातें डालते हैं, कोई शक नहीं है। तो वो ऐसा चला। फिर जो उनके बड़े लोग होते थे, प्रचारक वगैरह, उनके जीवन से प्रेरणा, ऐसा ऐसे समझो जब तक बीएससी तक आए तब तक हमने चीज़ों को सीखा, वहाँ से चीज़ों को सीखा। और लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और भी सिखाई गई थी हमें कि सबसे बड़ा जो है वो देश है, सबसे बड़ा देश है। आरएसएस भी देश के बाद है, आरएसएस भी देश के बाद है। तो आप आरएसएस में न आओ लेकिन देश के लिए अच्छा काम करो तो वी आर ऑल फॉर इट, है ना। तो फिर वहाँ से एक चिंतन बना कि मेरी अपनी एक्सपर्टाइज किस तरफ है, देश के लिए अच्छा काम करने के लिए मेरे लिए मेरी अपनी एक्सपर्टाइज किस तरफ है। तो उनका जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है आरएसएस का, उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के बजाय
हमने ये रास्ता चुना कि हम अपनी एक्सपर्टाइज के एरिया में जा कर के देश के लिए काम करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये रिलेशन है मेरा आरएसएस के साथ। मैं आरएसएस के वर्किंग टीम में नहीं हूँ। आरएसएस में क्या होता है क्या नहीं होता है वो मुझे पता भी नहीं होता है, हालांकि वो लोग ज़रूर कोशिश करते हैं मुझको सूचनाएं वगैरह करने की, लेकिन मेरा फोकस जो है वो अब शिक्षा की तरफ है, और शिक्षा के माध्यम से, और उसमें भी उनका भी आरएसएस का भी विंग है शिक्षा का, विद्या भारती करके उनका भी विंग है, लेकिन उनकी अपनी अलग किस्म से वो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम समझ रहे हैं चीज़ों का और उसको एकेडमिकली सॉल्व करने का, तो वो इस तरीके का अपना थोड़ा ट्रैक अलग है। डू यू मिस हैविंग अ पार्टनर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जितने भी लोग मिले हैं ना परिवार में और परिवार के बाहर, वो इतने अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ मैं कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, जो प्यार करते हैं मुझे, मैं उनको प्यार करता हूँ। और अब तो अनजान लोग भी वैसे ही लगने लग गए हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो भी अपने ही लगते हैं मुझको। तो हमने मिस ऐसा कुछ नहीं किया कभी भी। कश्मीर में पिछले साल हम गए थे, अभी फिर से जा रहे हैं हम, अभी इसी 1 तारीख को जाना है। पिछले साल हम गए थे वहाँ पे, तो ऐसे ही करीब 1 सप्ताह रुके थे, और हमने उनको कहा था कि मुझे किसी होटल में नहीं ठहराना, किसी गेस्ट हाउस में नहीं ठहराना, अलग अलग लोगों के घरों में ठहराना, ओके, जिसको मैं कहीं नहीं जानता। तो 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कि मेरे पूरा प्रोग्राम आयोजित किया वहाँ पे, बट मैंने उनको ये कहा था कि आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे ले जाना, जिस अलग अलग शहरों में, कुपवाड़ा में, तो पुलवामा में, तो यहाँ वहाँ श्रीनगर में, कई जगह पे मैं गया। जहाँ मैं गया एक टोटली अनजान घर के अंदर में उनके साथ बैठ कर उनके माता पिता भाई बहन ये वो खातिरदारी कर रहे हैं। कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया होती है, और फिर उनके साथ फ़ोटो करना, ये करना, वो करना, इतने प्यार से सब लोगों ने मुझे रखा था। तो इतना प्यार मिला पूरी सोसाइटी से, सब लोगों से, अपने परिवार से, अपने परिवार के बाहर से, जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे। अभी मैं वहाँ गया था अगरतला कुछ समय पहले, तो उस समय ज़ुकाम हो गया था मुझको, और वो क्या थर्मस में भर भर करके काढ़ा मेरे लिए बना बना करके लोग घर से ला करके मुझे पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसलिए वो ठीक चल रहा है, और कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी मिस नहीं है। पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर रहता है, अगर लड़की स्पेशली 25 साल के बाद तक उसने शादी नहीं की है तो उस पर प्रेशर है। लड़का अच्छा जॉब करे क्योंकि उसको कल शादी करनी है, तो उस पर वो प्रेशर डाला जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे मिसमैच्ड शादियां भी हो रही हैं, लोगों को बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि क्या कर दिया। कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देर आर पीपल हु आर डूइंग good work, who are connected with everyone, and would you say that you need a partner to live a life like this? नहीं, डिपेंड करता है। देखो आप कैसा सोचते हो। अगर आप पूरी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो तो नो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो और आप फिर भी अपने पर्सनल लाइफ ही जी रहे हो, तब मुश्किल है। right. फिर आप भटकोगे, right. फिर आप भटकोगे, फिर आप मिस करोगे चीज़ों को। मिस करोगे तो स्ट्रेस में आओगे, स्ट्रेस में आओगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। सर थैंक यू ये इंटरव्यू करने के लिए आज। इट फेल्ट लाइक अ वेरी अमेजिंग फन क्लासरूम एक्सपीरियंस, जो हम लोग आई थिंक हर बच्चा डिज़र्व करता है वो एक्सपीरियंस, हर बच्चा डिज़र्व करता है। और बहुत प्यारे लेसन्स मिले आज। May you just continue to inspire us. So nice. Thank you so much, sir. Thank you very much.